नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। दर्शकों, आज हेल्थ फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आप जानते होंगे कि कहा जाता है, अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों को सुना भी है कि शरीर एक मशीन की तरह होता है और मशीन का अगर एक भी पुर्जा काम करना बंद कर दे या फिर ठीक से काम ना करे तो फिर मशीन की स्थिति डगमगा जाती है, वो उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। ठीक वैसा ही होता है हमारी बॉडी के साथ में भी। बॉडी को लेकर के क्योंकि लगातार हम चलते हैं और इस भागती दौड़ती जिंदगी में थकना बना है, घुटनों के दर्द की समस्याएं, आर्थराइटिस की समस्याएं हर दूसरे घर में अक्सर सामने आती है। हमने सुना है बड़े बुजुर्गों को, हमारी दादी नानियों को ये कंप्लेन करते हुए कि घुटने अब खराब हो चुके हैं, घुटनों में तकलीफ बढ़ गई है। लेकिन कौन से कारगर उपाय हैं घुटनों के दर्द को, आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए? आर्थराइटिस के और एडवांस स्टेजेस क्या है, किस तरह से आप जॉइंट रिप्लेस करवा सकते हैं? तमाम सारे मुद्दों पर आपकी शंकाओं को मिटाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस सोनी हैं। आप हैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राजस्थान हॉस्पिटल में। सर, एक्सपर्टीज आपकी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा रही है। घुटनों का दर्द, घुटना खराब होना, ये बहुत एक कॉमन बीमारी मेरे ख्याल में हर दूसरे घर में नजर आती है कि अब तो घुटने खराब हो चले, अब तो चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है। सबसे पहला सवाल यही, घुटने खराब हो क्यों जाते हैं सर? घुटने एक्चुअली जो नॉर्मली ख़राब होते हैं, आम भाषा में जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर जाए, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स जी, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जो घुटना ख़राब हो जाता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। नॉर्मली इसके ख़राब होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है जेनेटिक। नॉर्मली फैमिलीज़ में रन करती है। कई लोगों की फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि शुरुआत में लोगों के घुटने ख़राब होते हैं, उनके बच्चों के भी घुटने ख़राब होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। सेकंड जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है मोटापा। ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं वो अगर घुटनों की केयर प्रॉपरली नहीं करते हैं तो भी उनके घुटने वेट की वजह से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। थर्ड ये होता है कि अगर समझ लो कोई भी पर्सन जो घुटनों का ओवर यूज़ कर रहा है, जैसे कई लोगों का रेगुलर काम होता है जो घुटने के बल बैठते हैं या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो उनके घुटने बेसिकली आप मशीन जैसे कह रहे हैं, उनकी मशीन ओवर यूज़ हो रही है तो नॉर्मली वो घस जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत सारी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से घुटने ख़राब होते हैं। ऐसे ही अगर हम जेंडर वाइज करें तो फीमेल्स में घुटने ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से घुटने फीमेल्स में मेरे ख्याल में ज़्यादा हाँ डेफिनेटली, और जेंट्स में कंपैरेटिवली कम होती है। और फिर लास्टली अगर हम कहें कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं या कोई चोट लग जाती है घुटने की वजह से, जिससे घुटने अल्टीमेटली डैमेज होने लग जाते हैं। तो घुटने ख़राब होने के बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर हम कहेंगे कि घुटने क्यों ख़राब होते हैं तो रीज़न पेशेंट खुद जानता है या फिर डॉक्टरों ने बता सकते हैं कि आपके घुटने क्यों ख़राब हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो पकड़ में भी नहीं आते। लेकिन एक बार जब घुटना ख़राब हो जाता है तब एग्जैक्टली हमें ये सोचना चाहिए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ना कि ये ढूंढे कि रीज़न क्या था। लेकिन डॉक्टर सोनी, एक चीज़ बहुत लोग बहुत देर कर देते हैं, घुटनों के दर्द को आम दर्द समझते हैं और लगता है उन्हें कि कुछ तेल लगा लिया जाए या कोई बाम उस पर मसल लिया जाए, मरहम लगा लिया जाए तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में थोड़े दिन के लिए ठीक हो भी जाता है लेकिन फिर वापस दर्द उठता है। तो क्या आपको लगता है कि देरी से पहुंचने से समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है जब तक आप तक पहुंचते हैं? डेफिनेटली इंडिया में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं उनमें जैसे ही थोड़ी बहुत भी इशू आती है तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को दिखा कर आता है, और जब डॉक्टर को दिखाता है अर्ली स्टेजेस में भी डिटेक्ट हो जाते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है, या फिर घुटने भी अगर ख़राब हैं तो उन्हें अर्ली स्टेजेस में ही पता लगा जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि ओवर द काउंटर्स जो मेडिसिन मिलती हैं, तो दर्द की गोली, जैसे ही थोड़ा बहुत दर्द होता है दर्द की गोली वो खा लेते हैं और काम चलाते रहते हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़े, और फिर अल्टीमेटली जब वो सर से ऊपर निकल जाती है बीमारी तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब नॉर्मली वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिवेंशन के जितने मेथड्स होते हैं वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। फिर अल्टीमेटली सर्जरी होती है या फिर मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अर्ली स्टेज में ही आप पर पहुंच जाए। ऐसे कौन से वो लक्षण जो अब महसूस अगर हो तो ये समझ लिया जाए कि आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस की तकलीफ आपको हो रही है, अगर अर्लियर स्टेज की बात की जाए तो? अपने फोकस ऑस्टियो आर्थराइटिस पर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थराइटिस बहुत तरह की होती है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली घुटनों में कॉमनली पाई जाती है। तो जब भी पेशेंट्स को लगे कि उनको थोड़ा सा भी एक्सेस चलने पर घुटनों के अंदर की तरफ दर्द होता है, या फिर सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दर्द होता है, या फिर जैसे अगर ज़मीन पर बाई चांस बैठ गए तो घुटने में बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, दर्द नहीं हो रहा लेकिन बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है घुटने में, तो इसका मतलब उनके आर्थराइटिस शायद स्टार्ट हो गई है।
और स्पेशली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो अर्ली मॉर्निंग या रेस्ट करने पर दर्द नहीं होता, और जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं इवनिंग तक आते आते दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि अनटॉलरेबल हो जाता है, असहनीय दर्द उसमें हो जाता है। सर, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, एक लक्षण इसमें ये भी है कि घुटनों से आवाज़ें कुछ आने लग जाती है, फिर कहते हैं कि जॉइंट के बीच में कोई ऐसी कोशिकाएं होती है जो ड्राई हो जाती है, उसके बाद में अब कह सकते हैं कि ग्रीस अगर उसका हट गया है किसी मशीन का तो वो बहुत ड्राई होकर आवाज़ करती है, सेम एज इट इज। एकदम ऐसे ही है। घुटनों में एक्चुअली दोनों हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पॉलिश, और उसको पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर ग्रीस होता है। ग्रीस जो मेडिकल टर्म में उसे बोला जाता है हाइल्यूरोनिक एसिड। तो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, उसकी एक प्रॉपर विस्कोसिटी होती है, मतलब एक गोंद की तरह होता है। तो वो एग्जैक्टली दोनों हड्डियों के बीच में उनको आपस में टकराने से रोकता है, एक कुशन का इफेक्ट देता है ताकि वो आपस में टकराए नहीं। लेकिन विद एज क्या होता है कि जो ग्रीस बनता है उसकी क्वालिटी डे बाय डे प्रॉपर नहीं रहती है, बिगड़ जाती है, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और जब हम कहेंगे कि बॉडी का वेट है वो सेंटर से निकलता है, तो सेंटर दोनों हड्डियां आपस में होती हैं, वो विस्कोसिटी की वजह से वो धीरे धीरे नज़दीक आने लग जाती हैं। फिर एक पॉइंट पर उनकी पॉलिश आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, और जब पॉलिश रगड़ खाने लग जाती हैं तो पॉलिश डैमेज हो जाती है, तो उसके नीचे जो बोन होती है वो खुरदरी होती हैं, वही रगड़ खा के आवाज़ करती हैं और वही पेनफुल होता है। रूटीन में अगर आपके घुटने से कोई आवाज़ आ रही है, अगर वो पेनफुल नहीं है तो चांसेस हैं कि वो बोन की वजह से नहीं आ रही और किसी टेंडन स्नैप या और किसी रीजन से आ रही है। लेकिन कोई भी घुटने में आवाज़ आ रही है जो पेनफुल है, इसका मतलब वो बोनी पेन है और उसका इलाज ज़रूरी है। सर, एक्सपर्टीज़ आपकी है रिप्लेसमेंट को लेकर, उससे बात करें क्योंकि जिस स्टेज में मरीज़ पहुंचता होगा जहां उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बात कर रही हूँ, रिप्लेसमेंट के अलावा कोई विकल्प है इस दर्द को ठीक करने का? अगर पेशेंट जल्दी आए तो बहुत सारे विकल्प हैं। शुरुआत में अगर हम सोचें कि बेसिकली इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, और नॉर्मली रूटीनली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 में आते हैं या स्टेज 4 में आते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 या 2 में आए तो हम उनके घुटने को बचा सकते हैं, बहुत साल तक ऐसे इलाज दे सकते हैं जिनसे उन्हें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हो सकता है लाइफ लॉन्ग ही। इवन मेरी फैमिली में कहूँ तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के सभी के ट्रीटमेंट चलाया, उनके घुटने मैंने अभी तक पिछले 10 साल से ख़राब नहीं होने दिए हैं। तो अगर मैं अपनी फैमिली की केयर नहीं करता, नेचुरली मैं पेशेंट की केयर नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई अर्ली स्टेज में आएगा तो आई ट्राई कि मैं उनके घुटने ख़राब ही ना होने दूँ। बट अगर वो ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पर घुटने पूरे डैमेज हैं, जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता है, तो फिर एकमात्र विकल्प सर्जरी रह जाती है। अब आप कहोगे कि बचाव में क्या होता है, जैसे अर्ली स्टेजेस में जहाँ पर पॉलिश आपस में टकराती नहीं है और ग्रीस की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस में ग्रीस के इंजेक्शन, आर्टिफिशियल ग्रीस के इंजेक्शंस आते हैं जो हम घुटने में डायरेक्टली लगा देते हैं। 1 साल में एक बार ही लगता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उससे विस्कोसिटी मेंटेन हो जाती है और वो 1 साल के लिए घुटना आपका डैमेज नहीं होता। फिर जो अंदर जो कार्टिलेज थोड़ी बहुत ही वियर टियर स्टार्ट होती है, उसके लिए मेडिसिन आती हैं, रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट आते हैं, कोलेजन पाउडर्स आते हैं, वो देते हैं ताकि वो उनको रिपेयर कर सकें। फिर उसके अलावा बहुत सारी प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे आप मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं या फिर घुटने को डैमेज होने से बचाते हैं, वो सारी पेशेंट को बताते हैं। तो उसको अगर वो पेशेंट फॉलो करें तो चांसेस हैं इनके घुटने डैमेज नहीं होंगे तो रिप्लेसमेंट होने की आवश्यकता आएगी नहीं, स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे आप। ठीक है। इसके अलावा सर, एक बहुत कॉमन टर्म है कि घुटने तो अब बोल चुके हैं, अब तो इन्हें बदलवाना पड़ेगा। अक्सर बुजुर्ग लोग ये बातें करते हैं कि अब तो घुटने खराब हो गए, अब बदलवाना चाहिए इन्हें। वो कौन सी स्टेज है जब आकर के ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब घुटनों को बदलवाना होगा? क्या ये रिप्लेसमेंट से ही उसी का जुड़ा हुआ एक टर्म है कि घुटने को बदलवाना है, मतलब रिप्लेस करवाना है जॉइंट को? घुटना बदलवाना एक जनरल टर्म है जो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट की है, मतलब रिप्लेसमेंट यू कैन से बदलवाना एक तरह से। तो नी रिप्लेसमेंट का जो नॉर्मल हिंदी में टर्म्स आम भाषा में नॉर्मली यूज़ करते हैं वो घुटना बदलवाना ही लोग फॉलो करते हैं। अब कौन सी स्टेज में होता है? अब जैसे नॉर्मली, जैसे मैंने कहा था, 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में जनरली एक्सरे पर भी एग्जैक्टली पता नहीं लगता लोगों को, सिंपल थोड़ा बहुत पेन होता है। सेकेंड स्टेज में नॉर्मली आप जैसे बात करेंगे, दोनों हड्डियों जो एक फीमर की होती है, नीचे टिबिया होती है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, नॉर्मली जब आप कहेंगे उनमें स्पेस 7 से 10 मिलीमीटर स्पेस होता है। तो नॉर्मली जब स्पेस कम होने लगता है, 7 से 10 मिलीमीटर कम होने लगता है, तो स्टेज 2 में इंटर कर जाता है। स्टेज 3 जब होती है, जब उनमें स्पेस 3 मिलीमीटर
1 to 3 मिलीमीटर बचता है। और स्टेज 4 वो होता है जब एक्सरे पर, ये सारे एक्सरे पर बता रहा हूँ, जब एक्सरे पर दोनों बोन्स आपस में टच करने लग जाती है, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, जब टच करने लग जाती है वो स्टेज 4 होती है। तो जैसे ही पेशेंट स्टेज 4 में आता है तो पेशेंट को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। अब स्टेज 1 में पेशेंट्स जैसे ही दर्द होती है तो उनको प्रिकॉशंस बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं तो पेशेंट रिकवर कर जाता है। स्टेज 2 होता है तो उसमें जैसे ग्रीस के इंजेक्शन लगा देते हैं। स्टेज 3 आती है तो उसमें भी ग्रीस के इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ प्रिकॉशन एक्सरसाइज सारी ये चलती हैं ताकि थोड़े लंबे टाइम तक उसको पोस्टपोन किया जा सके। लेकिन जब पेशेंट स्टेज 4 में आ जाता है जिसमें एक्सरे में लगे कि ये दोनों हड्डियाँ आपस में टच कर रही हैं, स्पेशली एक्सरे लिया जाता है वेट बेयरिंग एक्सरे, मतलब पेशेंट को खड़े होकर वजन देकर किया जाता है। तो जब बोन आपस में टच करने लग जाती हैं तो इसका मतलब उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता है। लास्टली पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है अगर बोन टच करने के बावजूद अगर पेशेंट कहता है मेरे पेन नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक्सरे को ट्रीट करने के लिए नहीं किया जाता, नी रिप्लेसमेंट पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जाता है। तो अगर पेशेंट कहता है कि एक्सरे चाहे कुछ भी आए मेरे को दर्द नहीं है तो उसको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता उस टाइम नहीं है, आइडियली नहीं की जानी चाहिए। पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट का मेन मोटो ये होता है कि पेशेंट को पेन फ्री किया जाए। अगर पेशेंट का एक्सरे कुछ भी आ जाए लेकिन पेशेंट को पेन नहीं है, अगर पेन ही नहीं है तो पेन फ्री क्या किया जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनी, ये तो बात हुई अब तक किस तरह से रिप्लेसमेंट के लिए जाए, लक्षणों को कैसे पता करें। आगे बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद में क्या रहता है, लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से विराम का। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ऑर्थराइटिस की, और डॉक्टर सोनी हमारे साथ में है और इस विषय के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि रिप्लेसमेंट शब्द सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर उसे डिटेक्ट कर लिया जाए तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है, पहले ही उसे ठीक कर लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट कर लिया गया है, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी हो गया है, उसके बाद में कितना समय लगता है मरीज को अपने पैरों पर एक बार फिर से चलने के लिए? वो ख्वाब कब पूरा होता है कि नहीं यार अब एक बार फिर से चलिए, शुरू करते हैं चलना? अगर मेरी बात कहूँ तो मैं पेशेंट को, ज़्यादातर पेशेंट्स को नेक्स्ट डे बिना सपोर्ट के इंडिपेंडेंटली चला देता हूँ। पेशेंट को थोड़ा हेजिटेशंस होती हैं, लेकिन पेशेंट से पहले हम बात करके उनको काउंसिल करते हैं। और जो पेशेंट हमें लगता है कि दे आर वेरी टफ, ईजिली दे कैन, वो आराम से पेन को टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉलिड है, तो उनको ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम कहते हैं खड़े हो जाओ, चलो, और दे स्टार्ट वॉकिंग। कई पेशेंट्स होते हैं जैसे खासकर आप कहोगे मोटी फीमेल्स होती हैं या शॉर्ट स्टेचर, या कई जो बहुत पेन टॉलरेंट कम होती हैं, जिनकी पेन सेंसिटिव होती है, तो उनको हम पहले शुरुआत में वॉकर से चला देते हैं, फिर वो एक आध दिन में यूज टू हो जाती हैं, फिर बाद में वो बिना सपोर्ट भी चलने लग जाती हैं। तो पेशेंट के चलने की इशू नहीं होती, स्पेशली जब पेशेंट जल्दी चलने लग जाता है, दे फील कॉन्फिडेंट, वो फील करते हैं हम ठीक हो रहे हैं, तो यही कॉन्फिडेंस होता है जो उनको आगे जाकर वो ठीक करता है। तो चलने से बाद में पेशेंट धीरे धीरे, कई लोग स्टिक से चलते हैं, कई लोग फिर स्टिक छोड़ देते हैं, फिर और कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो इंडिपेंडेंट चलने जा देते हैं। शुरुआत में उनकी चाल जैसे ऑपरेशन से पहले होती है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है, तो उनकी चाल पर भी हम वर्कआउट करते हैं ताकि उनकी चाल पुरानी चाल ना रहे, उनकी चाल एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह चाल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें फोकस किए जाते हैं। तो ठीक होना बेसिकली एक तो चलने पर फोकस करना होता है, दूसरा हमें फोकस करना होता है नी बेंडिंग पर। अब बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि हम जल्दी बैंड करेंगे तो टाँके खुल जाएंगे या पता नहीं कुछ बिगड़ जाएगा, बट आइडियली जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो सारे टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट में वो जितनी जल्दी बेंडिंग कर सकते हैं उतना उनके लिए ईजी होता है। पर एक बारी जब वो टाँके आपस में चिपकने लग जाते हैं तो वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं और फिर बाद में बेंडिंग डिफ़िकल्ट होती जाती है। आइडियली ऑपरेशन के बाद बेंडिंग के लिए पेशेंट को आराम से बेंडिंग के लिए 2 महीने मिलते हैं, तीसरे महीने में थोड़ी डिफ़िकल्ट बेंडिंग होती है, चौथे महीने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है और 4 महीने के बाद पेशेंट की बेंडिंग अचीव नहीं होती। तो मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स में जो मैं फॉलो करता हूँ उसमें मैं पेशेंट को बोलता हूँ अगर पॉसिबल हो चाहे 15 दिनों में पूरा बेंड करके बैठ जाओ, और चलना हो इंडिपेंडेंट चलो, क्योंकि हम सर्जरी परफेक्ट करते हैं उसमें चांसेस ये होता है कि कोई लैक्सिटी या इम्बैलेंस नहीं होता, तो पेशेंट आराम से चल सकता है। तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट कराते हैं, हमारा फास्ट रिकवरी प्रोटोकॉल है। तो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब स्टिच निकलवाने आते हैं 3 वीक्स के बाद, तो उनकी चाल देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी सर्जरी हुई है।
ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और कई लोगों की दुआएं भी आपको मिलती होगी, क्योंकि चलना पैरों पर खुद के एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरे ख्याल में जो विल पावर है वो यहाँ से शुरू होती है कि आपकी कितनी क्विक रिकवरी हो रही है। लेकिन डॉक्टर सोनी, इसके बाद में घुटना रिप्लेसमेंट के बाद में लोगों में एक टैबू है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। आप उसके बारे में बताइए कि घुटना रिप्लेसमेंट के बारे में कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, एक रिप्लेसमेंट के बाद में कितने अच्छे से काम कर सकते हैं? इसके बारे में मैं सिंपल सा आपसे बात करता हूँ। आप जब नई कार लेते हैं तो क्या आपको पता है वो कितने साल चलेगी? नहीं पता। सेम यही घुटना हम जो लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि पेशेंट उसको कैसे ध्यान रखेगा, तो हम उसे ध्यान रखने का बोलते हैं। जैसे कार की रेगुलर सर्विस होती है तो हमें बोलते हैं कि रेगुलर हमें आके दिखाओ। कार में टायर प्रेशर ठीक रखते हैं, हम कहते हैं कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करो, इसके बॉडी पार्ट्स हैं जो बोन स्ट्रॉन्ग रखो, आप इसकी केयर करो, गिरो पड़ो मत। कार को जाकर कहीं आप टक्कर मार के गिरा दो तो फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हम बोन में फ्रैक्चर हो जाएगा तो घुटने में भी असर पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है कि ये 10 साल चलने वाला घुटना या 15 से, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा पेशेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो उस घुटने को कितने साल चलाया जाता है, और डॉक्टर पर इसलिए डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने उसमें अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी प्रॉपर दी है कि नहीं। अगर घुटने में सर्जरी करते वक्त अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तब वो वैसे बिगड़ जाएगा। जैसे नया घर आपने बनाया, अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर ही ढह जाएगा। तो अगर घुटना अगर आप प्रॉपरली सर्जरी की हुई है और पेशेंट उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अपनी बोन को लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने ऑपरेटिंग सर्जन्स को रेगुलरली कांटेक्ट करता है, और तो और मैं हर एक पेशेंट को बोलता हूँ कि साल में एक बार आकर मुझे ज़रूर दिखाइए, ताकि मैं उसमें देख लूँ सब कुछ सही चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है इट्स गुड। तो एग्जैक्टली कितने साल चलेगा, मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट्स में घुटने बदलने के बाद 40-50 साल या दोबारा बदलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो उनको इस चीज़ के लिए लाइफस्टाइल का, दिनचर्या का और खाने पीने का कितना ज़्यादा रोल होता है? क्या ऐसा खा सकते हैं जिससे जो कैल्शियम की कमी है घुटनों की या फिर हड्डियों की लेकर के, जॉइंट की किसी बीमारी को लेकर कहा जाता है कैल्शियम की कमी से एक शुरुआत होती है, क्या ऐसा खाएं और क्या दिनचर्या रखें जिससे ऐसी नौबत ही ना आए? कैल्शियम किसी की बोन वीक हो जाती हैं तो रूटीनली जो खाने में मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें कैल्शियम काफ़ी अच्छा होता है, और वेजिटेबल्स में कंपैरेटिवली कम होता है। आपके बहुत सारी सप्लीमेंट्स होती है, कैल्शियम की टेबलेट्स मिलती हैं, और अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या उसकी वजह से बोन वीक हो रही हैं तो डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, ये बहुत सारी हार्मोन्स थेरेपी देते हैं, या फिर आजकल बहुत सारी मेडिसिन आ रखी हैं जिनसे आपकी बोन में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर घुटना बदलने के बाद किसी की लगती है बोन्स वीक हो रही है तो ये ट्रीटमेंट हम रेगुलरली देते हैं ताकि उनकी बोन्स वीक ना हो। सब बात हमने की आपकी एक्सपर्टीज़ भी, और जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो बहुत सारे केसेस थे आपके और बहुत सारे रिव्यूज़ थे। ऐसा क्या आपके स्पेशल में खास है? क्या ऐसा ट्रीटमेंट आप या जादू कह लीजिए जो करते हैं, जो आपके पेशेंट्स लगातार आपके पास खींचे चले जाते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के? अगर परेशानी है तो डॉक्टर सोनी ही एकमात्र उन्हें रास्ता नज़र आते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ये मानता हूँ कि पेशेंट पहले से ही डरे हुए होते हैं ऑपरेशन के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बात करता हूँ तो उनके दिमाग से डर निकालता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट कोई इतनी बड़ी सर्जरी नहीं है। जो पुराने टाइम में एक हवा बनाया हुआ था कि बहुत बड़ी सर्जरी है, अगर किसी भी पेशेंट को बोला जाए कि बहुत बड़ी सर्जरी है तो पहले पेशेंट पहले ही डर जाता है। तो हम पहले ये बोलते हैं कि ये एक रूटीन बोर्ड के एग्जाम से पहले डर जाते थे, नॉर्मल टेस्ट में नहीं डरा करते थे। तो हम उनको बोलते हैं कि बहुत ही आसान सी सर्जरी है, मैं थोड़ी स्पीडली सर्जरी करता हूँ तो मेरी सर्जरी आज ज़्यादातर 20-25 मिनट में हो जाती है। तो जब मैं बोलता हूँ 20-25 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ईजी सर्जरी होती है, कुछ नहीं करना, छोटी सी बोन काटनी, इधर से छोटा बोन है, छोटा सा चीरा लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। उसके बाद अगले दिन खड़े होकर चला ही देंगे। वो कहते कैसे चलेंगे, मैंने कहा वो हम पर छोड़ दो। तो जब ऑपरेशन के टाइम मैं इंश्योर करता हूँ कि स्टेबिलिटी पूरी आए, अलाइनमेंट प्रॉपर हो, तो जब हम चलाते हैं तो मेरे को भी कोई डाउट नहीं होता कि पेशेंट नहीं चल पाएगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90% पेशेंट मेरे इंडिपेंडेंटली चल जाते हैं। तो एग्जैक्टली जब ये सारे रेसिपी आप करें तो आपका खाना भी अच्छा बन जाता है, आप ये समझ लो। तो इसी तरीके से अगर ये सब कुछ करते हैं तो पेशेंट फील वेरी कॉन्फिडेंट, और नेक्स्ट डे मेरे पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मैं मेक श्योर करता हूँ कि पेशेंट को फर्स्ट टाइम मैं खुद ही चलाऊँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब पेशेंट देखता है कि डॉक्टर खुद आकर हमें चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें पेशेंट को लगता है कि हम सर्जरी तो कराने जा रहे हैं लेकिन
हम ठीक होंगे। एक सर्जरी के नाम से जो डर लगता है वही कि हटाना जरूरी है। चीर-फाड़ होगी या फिर बहुत दिनों तक रेस्ट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में आधी चीज तो आपकी हंसमुख स्माइल देखकर ही लोगों की डर मिट जाता होगा और उसके बाद में आप काउंसलिंग भी उनके करते हैं। एक आप दर्शकों तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किस तरह से अगर ये बीमारी उन्हें सता रही है तो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ पर अवेलेबल होंगे, और आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक बार उन्हें बता देंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा यहाँ से। एक्चुअली मैं राजस्थान हॉस्पिटल, महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल, ये आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, उसके सामने नया हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा और फेमस हॉस्पिटल है। तो उसमें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ और रेगुलरली वहाँ पर अवेलेबल होता हूँ संडे को छोड़ के, और ज़्यादातर सर्जरी मैं वहीं करता हूँ। और कभी भी कोई भी पेशेंट आए मैं अवेलेबल होता हूँ ओपीडी में, तो आप कभी भी, बाकी मेरे फेसबुक पेज हैं, मेरे यूट्यूब चैनल हैं, तो उन पर भी डिटेल से अगर कोई जानना चाहे तो वहाँ पर। आपने यूट्यूब का जिक्र किया, एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब क्योंकि कोविड एक बार फिर से शायद हो सकता है कि ये करे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करें, किसी को अगर कोई डाउट है और अर्लियर स्टेज में कुछ देखना है तो आपके यूट्यूब वीडियोस भी उन्हें हेल्प कर सकते हैं वहाँ से। मेरे बहुत सारे यूट्यूब्स नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए और न्यू रिप्लेसमेंट होने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए जिसमें पूरी डिटेल्स एक चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। तो वो आप डॉक्टर SS सोनी नी स्पेशलिस्ट के नाम से भी यूट्यूब चैनल है। मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग डॉक्टर रानावत से लिए, चित्तरंजन रानावत, जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नी रिप्लेसमेंट किया था। तो उनके पास जाकर US में ट्रेनिंग ली थी और उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या जितने भी रूल्स हैं सर्जरी के, वो सारे फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो वो मास्टर हैं जिस चीज़ में, मैं डेफिनेटली ज्ञान आपको वहां से आया डेफिनेटली मैं बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस नज़र भी आता है और दर्शकों को आपने इतनी डिटेल में जानकारी दी और आप आए यहाँ पर, आपने समय निकाल कर, क्योंकि व्यस्तम स्केड्यूल होता है सर्जरी के लिए और भी ज़्यादा अब लोग होंगे, वेट कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और आपने समय आपके साथ में, हमारे साथ में साझा किया। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा ऑर्थराइटिस और ख़ासतौर पर आगे जो स्टेजेस होती है घुटनों के दर्द से लेकर के, उस पर कोशिश हमने की हर एक सवाल, हर एक शंका आपके मिटाने की। अगर और भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कई जानकारी के वीडियोस आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा अपने आप को हेल्दी रखिए और हेल्दी आप खाएं, अपनी दिनचर्या में हेल्थ फैक्टर को जरूर समाहित करें। आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।